नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। कई जंगें हारने के बाद भी अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर माना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका तो है ही। अब ऐसे में क्या अमेरिका किसी अन्य देश का पिछलग्गू हो सकता है? अमेरिका में राष्ट्रपति कौन बनेगा? क्या ये कोई दूसरा देश तय कर सकता है? क्या कोई अपने इशारों पर सुपर पावर को नचाने पर मजबूर कर सकता है? सब कहेंगे भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका तो सुपर पावर है जिसके एक इशारे पर वो दुनिया को नचाने की ताकत रखता है। लेकिन हकीकत क्या है? इसे बयां किया है अमेरिका की ही एक पूर्व सांसद ने, वो भी ट्रंप की पार्टी के ही एक पूर्व सांसद ने, जिनका नाम है मार्जोरी टेलर ग्रीन। उन्होंने एक शो के दौरान ऐसा बम फोड़ दिया जिसने पूरे वॉशिंगटन में हड़कंप मचा दिया। ग्रीन का बयान महाशक्ति की बेबसी, मजबूरी का वो सच है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आखिर क्या है वो बयान और उसके पीछे का सच क्या है, बताएंगे आपको पूरे विस्तार से। आखिर कौन सा देश है वो, कौन सा ऐसा नेता है जो डोनाल्ड ट्रंप को कंट्रोल करता है, जो अमेरिका को कंट्रोल करता है? देखिए, मिडिल ईस्ट में जो आग भड़की उसका जिम्मेदार कौन है कौन नहीं, ये एक बड़ी कहानी है। लेकिन ईरान के साथ में अमेरिका और इजराइल की जो जंग रही, उस जंग में झटके पर झटके खाकर शर्मसार हो रखे हैं अमेरिकी। अमेरिका में एक नया हड़कंप उससे मच गया है। अमेरिका के एक पूर्व सांसद हैं मार्जोरी टेलर ग्रीन। उन्होंने जो बयान दिया उसने लोगों को हैरत में डाल दिया। अब रिपब्लिकन पार्टी के पूर्व सांसद ग्रीन ने एक शो के दौरान ऐसा बम फोड़ा अपना बयान देकर कि सुपर पावर उसकी पोल खुल गई। ग्रीन ने क्या कहा ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जिस तरह से पूरा जवाब आया सांसद ग्रीन की तरफ से, उसमें अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए इजराइल के साथ डील करनी पड़ती है। समझिए इस बयान को। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा ये इजराइल तय करता है, इसको इस रूप में समझिए। सांसद ग्रीन का दावा है कि जो इजराइल की शर्त मानता है वो ही अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है, और हर राष्ट्रपति ने इजराइल की शर्त हमेशा मानी है। उन्होंने आगे और भी कई बड़ी बातें कही। उन्होंने आगे कहा कि एआई पैक का जो पैसा है उससे इनकार कर दिया है लेने से। ग्रीन का दावा है कि अमेरिका की जो नई महिला सांसद है उनको इजराइल के दौरे पर ले जाया जाता है। जी हां, समझिए। साथ ही चर्चेज में इजराइल का समर्थन करने के लिए लोगों से बाकायदा कहा जाता है, दबाव बनाया जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस इजराइल के पास में सैकड़ों न्यूक्लियर हथियार हैं, उसे अमेरिका इतनी मदद आखिर क्यों करता है? इसमें भी कोई शक नहीं, जो उनका ये सवाल है वो वाजिब है। दरअसल अमेरिकी कांग्रेस यहूदी प्रभाव में काम कर रही है। मार्जोरी टेलर ग्रीन के इस बारूदी बयान के बाद में अब अमेरिकी सियासत में तूफान तो मचना ही था। अपने बयान से अमेरिकी सियासत की पोल खोलने वाली ग्रीन आखिर कौन है वो भी आपको समझना चाहिए, जिन्होंने कई बड़े खुलासे कर दिए। दरअसल एमटीजी के नाम से मशहूर है मार्जोरी टेलर ग्रीन, जिन्हें एमटीजी कहा जाता है। जॉर्जिया से रिपब्लिकन पार्टी के पूर्व सांसद रही हैं। वो 2021 से 2026 तक अमेरिकी कांग्रेस में रही हैं। ग्रीन उस समय चर्चा में आई जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप की लाइन को दरकिनार कर दिया और अपना नया रुख अख्तियार किया। एआई पैक फंडिंग लेने से इनकार करने का दावा करने वाली टेलर ने एप्स्टेन फाइल्स को सार्वजनिक करने की मांग उठाई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने तो नवंबर 2025 में ही टेलर को गद्दार तक कह डाला था, और आखिरकार टेलर ग्रीन ने 5 जनवरी 2026 को कांग्रेस से इस्तीफा दिया। अब उन्होंने मशहूर अमेरिकन कमेंटेटर टकर कार्लसन के एक शो में अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए इजराइल की शर्त मानने का बयान दे दिया है, जिसके बाद तो मानिए अमेरिका की सत्ता में भूचाल आ गया। अब बात कर लेते हैं कि एआई पैक आखिर क्या है, जिसको लेकर टेलर ग्रीन ने दावा किया था कि उन्होंने संसद से पैसा लेने से इनकार कर दिया। एआई पैक यानी अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, अमेरिका में इजराइल समर्थक इस बड़ी लॉबी का गठन 1954 में हुआ था, और इस संस्था ने दरअसल 2002 में पहली बार सीधे चुनावी फंडिंग शुरू की। $100 मिलियन खर्च करने का ऐलान किया, और कहा तो यह भी जाता है कि अमेरिकी कांग्रेस की 80% से ज्यादा सीटों पर इस एआई पैक का प्रभाव है।
2024 के अमेरिकी चुनावों में भी इस संस्था ने कई सांसदों को चुनावी फंड दिया। वहीं ये लॉबी इजराइल की मदद के लिए अमेरिका में फील्डिंग हमेशा से करता रहा है और नतीजा देखिए, 1948 से अमेरिका इजराइल को $150 बिलियन की मदद दे चुका है। CFR के अनुसार ये राशि $300 बिलियन से भी ज्यादा है। अब एक अनुमान यह है कि अमेरिका हर साल इजराइल को करीब $3.8 बिलियन की मदद देता है और यही वजह है कि AIPAC की बड़ी भूमिका रहती है। यही वजह है कि अमेरिका की सत्ता में, अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर इजराइल का बड़ा होल्ड रहता है, इजराइल का हस्तक्षेप रहता है। वरना जरा सोचिए, जंग थी मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल की, आखिर अमेरिका को ऐसी कौन सी चौधराहट सूझी कि वो इस जंग में कूद पड़ा। ना सिर्फ कूदा बल्कि इस जंग को इतना लंबा ज्यादा खींच दिया और ना सिर्फ इतना ज्यादा लंबा खींचा, इजराइल तो बैक स्टेप पर आ चुका है, अपनी अर्थव्यवस्था की बैंड बजा डाली, अपने हथियारों को खत्म कर डाला। बड़ा जो जखीरा है वो दावा किया जाता है आधा होता जा रहा है। और इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के इस तनाव में उनके ऊपर खतरे के बादल मंडरा रखे हैं, लेकिन फिर भी वो इजराइल का साथ नहीं छोड़ना चाहते। कहीं ना कहीं कुछ तो मजबूरियां हैं। अब बड़े सवाल, क्या वाकई में हर अमेरिकी राष्ट्रपति को इजराइल से डील करनी पड़ती है? ये सच है अगर, तो ईरान की इस जंग के पीछे आखिर कौन है? सवाल अब तो ये भी है कि सुपर पावर आखिर इजराइल के सामने इतना बेबस क्यों है? भाई ये तो वो सवाल हैं जो हर किसी के जहन में आने लगे हैं, लेकिन हर उस सवाल का जवाब जानेंगे हमारे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल कनेक्ट हो रहा है उनके साथ में चर्चा करके। जल्दी से मिलवा देती हूँ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौर जी मेरे साथ में इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। भू राजनीतिक विशेषज्ञ रूस से प्रियंका यादव मेरे साथ में कनेक्ट हो रही है इस चर्चा में। महेंद्र सिंह जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं भू राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर। आपका भी बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। मैं चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ सबसे पहले संजीव श्रीवास्तव जी आपसे, क्योंकि आप पिछले कुछ वक्त से लगातार ये तमाम तस्वीरों को देख रहे होंगे जो MGT है उनकी तरफ से ये जो बम फोड़ा गया उसे पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। और क्योंकि लोगों के मन में इसमें सवाल था कि लड़ाई थी ईरान और इजराइल की, लेकिन फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, और ऐसा कि उन्हें पता है कि इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सर, ये इन दावों में कितनी सच्चाई है कि इजराइल ही अमेरिका का राष्ट्रपति तय करता है या उसका हस्तक्षेप होता है? संजीव जी। देखिए, ये नैना जी, इस बात को में कोई शक नहीं होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो ज्यूइश लॉबी है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। और ये जो आईपैक है, अमेरिका इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, ये बहुत ही पावरफुल लॉबी ग्रुप है और जाहिर है इसका जो प्रभाव है वो पूरे अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट पे रहता है। मैं अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ तो उसमें डेमोक्रेट्स भी शामिल हैं, उसमें रिपब्लिकन्स भी शामिल हैं, अमेरिका की पूरी ब्यूरोक्रेसी शामिल है, अमेरिका का पूरा उद्योग का जो जगत है वो भी शामिल है, और सब पे ज्यूइश लॉबी एक गहरे तरीके से अपना इन्फ्लुएंस रखती है। और ज्यूइश लॉबी जो है वो अपने मातृभूमि के लिए, जो कि इजराइल के हितों के लिए, वो बहुत ही शक्तिशाली तरीके से और बहुत ही ज्यादा संगठित तरीके से वो कार्य करते हैं। और चाहे अमेरिका में कोई भी सरकार क्यों न बन जाए, ज्यूइश लॉबी का ये हमेशा अप्रोच रहता है कि इजराइल के हितों पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, और इजराइल के हित जहां कहीं भी उनको लगता है कि कहीं से भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं, वहां पर वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और वो अपने प्रभावों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को वो अपने साथ ले लेते हैं। और ये आप पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, चाहे वो कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति रहा हो, इजराइल को कभी इग्नोर नहीं कर सकता। और इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच का जो अलायंस है उसको दोनों ही देशों के नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि एक आयरन क्लॉड अलायंस है, ये अनशेकेबल अलायंस है, एक लोहे की दीवार है जिसमें कोई भेद नहीं कर सकता, कोई उसमें क्षति नहीं पहुंचा सकता, और वो अगर कोई उसने ऐसा करने की जो कोशिश करेगा उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस उसको भुगतने होंगे। तो ये जो गठबंधन है यूएस इजराइल का और ज्यूइश लॉबी की उसमें जो भूमिका है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये एक सच्चाई है जो कि
जिस तरीके का बयान दिया गया है अमेरिका में एक महत्वपूर्ण नेता के द्वारा, तो जाहिर है कि इसमें सच्चाई है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात मैं अवश्य इस बात को कहना चाहता हूं कि अभी मैं हाल के समय में अमेरिका में एक बार और पूरे विश्व के बड़े प्रख्यात स्कॉलर हैं जॉन मेयर शाइमर। जॉन मेयर शाइमर अपनी जो ऑफेंसिव रियलिज्म के लिए जाने जाते हैं। जाहिर है कि वो विश्व के एक बड़े मान्यता प्राप्त विद्वान हैं और उनका ये मानना रहा है कि ये अमेरिका का ये जो वॉर है वो अमेरिका ने इजराइल के लिए ही लड़ा है, इजराइल के हितों के लिए ही लड़ा है। और ये जो वॉर है इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरीके से उसमें कमिट करने के लिए और इस युद्ध को छेड़ने के लिए नेतन्याहू ने अपनी पूरी भूमिका निभाई। और जाहिर है कि राष्ट्रपति नेतन्याहू लगातार इस बात का प्रयास करते रहे कि किस तरीके से अमेरिका को, और मैं नेतन्याहू के पहले के भी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूंगा कि सभी ये चाहते थे कि ईरान के इस्लामिक रिजीम के ऊपर अमेरिका कोई बड़ी कार्रवाई करके दिखाए। और अमेरिका के सभी राष्ट्रपतियों ने इसके बारे में विचार भी किया। मैं यहाँ पर 2002 में तत्कालीन जो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की एक स्पीच का जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें कि उन्होंने एक एक्सिस ऑफ इविल की बात कही थी। और उस एक्सिस ऑफ इविल में ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया की उन्होंने चर्चा की थी कि ये जो तीनों राष्ट्र हैं ये अमेरिका के हितों के लिए और पूरे विश्व के लिए इविल जैसे हैं। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने तो इराक को और सद्दाम हुसैन को स्वयं डील किया, लेकिन जो ईरान और नॉर्थ कोरिया का जो चैलेंज था उसको भी वो जाहिर है कि मानते थे कि अमेरिका के लिए खतरा है। और सभी राष्ट्रपतियों ने ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है और उसका जो इंटेंशन इजराइल, स्टेट ऑफ इजराइल के प्रति रहता है, जो आतंकवाद को सपोर्ट करने की उनकी नीति रहती है और न्यूक्लियर वेपन्स को इस इंटेंशन के साथ वो एक्वायर करना जो इजराइल को वर्ल्ड मैप से मिटा देंगे, वो अमेरिका और इजराइल के लिए हमेशा से एक बड़ी जो है आशंकाओं का कारण रहा है। और इसी वजह से आप देखिए नैना जी, तो चाहे वो अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति रहा हो 1979 ऑनवर्ड्स, उसने इस बात को बार बार संकल्प को व्यक्त किया। पर राष्ट्रपति बराक ओबामा भी, जिन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील की थी, वो भी इस बात को कहा करते थे कि वो किसी भी कीमत पर ईरान के इस्लामिक रिजीम को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और इसके लिए अमेरिका चाहे किसी भी एक्सटेंट पर जाना हो जाएगा। लेकिन अन्य राष्ट्रपतियों में डोनाल्ड ट्रंप में अंतर यह है कि जो अन्य जो राष्ट्रपति ईरान की इस्लामिक रिजीम को हिट करने के बारे में वो विचार किया करते थे, डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिखाया है। वो उन्होंने जो अन्य सोचा करते थे उन्होंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। और वो पहले ही स्ट्राइक में अयातुल्लाह खामनाई को एलिमिनेट कर देना, टॉप 40 लोगों को एलिमिनेट कर देना और उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ टारगेट्स को हिट करना। अमेरिका ने ईरान के इस्लामिक रिजीम को सब्सटेंशियली डिग्रेड किया है, उसको बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचाई है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं, आपने एक जो बात कही कि कई ऐसे पूर्व राष्ट्रपति रहे जिन्होंने इजराइल की कई नीतियों का विरोध भी किया, हालांकि उनमें और डोनाल्ड ट्रंप में क्या अंतर है ये तो बात है। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प बात मैं अपने दर्शकों को बताती चलूं, खासतौर से जब मैं सर्च कर रही थी तो अमेरिका में यहूदियों की आबादी और उसके प्रतिनिधित्व की अगर बात की जाए तो कुल आबादी यहूदियों की हिस्सा में अगर अमेरिका की देखी जाए, दावा किया जाता है मात्र 2.4% है। तो लगभग 7.5 मिलियन की आबादी एक तरह से यहूदियों की अमेरिका में है, कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं। अब सरकार में किस तरह की भूमिका है, तो 119वीं एक तरह से कांग्रेस है 2025-27 के बीच में, तो 35 यहूदी हैं जबकि कुल सदस्य 535 है, तो उसमें 35 यहूदी हैं। हालांकि फिर भी इसमें देखा जाए तो आलोक सहाय सर, ऐसा कुछ ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत बड़ा रोल है कंट्रोल करने वाला, लेकिन जिस तरह से एमकेजी ने जो पूरा ये बम फोड़ दिया है कि जो भी राष्ट्रपति चुना जाता है उसमें इजराइल का हस्तक्षेप या इजराइल की रजामंदी होना जरूरी है, यहां तक कि जो तमाम महिला सांसद हैं उनको पहले इजराइल भेजा जाता है। नैना जी देखिए, ये एमटीजी जो है वो जॉर्जिया से आती हैं, इलेक्टेड वहां से हैं, और ये काफी दिनों से, कुछ दिनों से ये एप्स्टीन फाइल को डिस्क्लोज करने की वकालत ये करती रही हैं, मुखालफत करती रही हैं और काफी एक्टिव रही हैं उसमें, जिसके कारण इनकी ट्रंप से थोड़ी सी नोकझोंक हुई थी। ट्रंप ने इनको ट्रेटर बोला था और ट्रंप के जो कड़ी टिप्पणियां आई हैं उसको बाद में हवाला देकर के उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो ये एमटीजी का इस्तीफा देने के बाद इस तरह से अब ये कहना कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो इजराइल चुनता है, ये तो बस एक रिएक्शन की बात है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि इजराइल के इन्फ्लुएंस अमेरिकन पॉलिटिक्स पे बहुत ज्यादा है। वो सिर्फ 2-3 कारणों से है। एक तो
ये बात सही है कि अमेरिकन इजरायली लॉबी जो है वो कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे, जैसे एक आईपैक है और एक और है, वो वहां पर फंडिंग करते हैं कैंडिडेट को, अपने फेवरेबल कैंडिडेट्स को। हेवी फंडिंग होती है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि वहां पर जो इवेंजलिस्ट जो क्रिश्चियंस हैं वो बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं इजराइल को, और उनकी ऐसी धारणा है, वो इस विश्वास में मत रखते हैं कि इजराइल को हक है वहां पे अपना देश बसाने का, और फाइनली दे प्रोपगेट कि वहां पर इजराइल आएगा और ज्यूज जो है वो फाइनली क्रिश्चियंस इवेंजलिस्ट में वो कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारे लिए अच्छा है। तो चर्चों के माध्यम से भी निश्चित रूप से इजराइल को और ज्यूज को वहां समर्थन मिला है, एक खास ग्रुप ऑफ चर्च से, और जो पैसों की लॉबिंग होती है इजराइल की तरफ से वो भी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल के कारण अमेरिका अपनी सारियां निर्धारित करता है। इजराइल के जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं वो अमेरिकन इंटरेस्ट से मिडिल ईस्ट में और विश्व के अन्य जगहों पे अलाइन करते हैं, परफेक्टली अलाइन करते हैं। एक और बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग है ना कि भले ही इजराइल पूरी तरह से तय नहीं करता, लेकिन जो यहूदी जिस तरह से बड़ी पोजीशनिंग या मजबूत पोजीशन पे अगर होल्ड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट करता है। देखिए, अब जब एंटनी ब्लिंकन जब थे राष्ट्रपति, तब विदेश मंत्री या जेनेट एलन जो कि खजाना मंत्री रहे वो यहूदी रहे। दावा किया जाता है ट्रंप की भी इस टीम में हार्वर्ड लुटनिक जो है वो वाणिज्य मंत्री के तौर पर रहे हैं। दूसरी तरफ अभी पीट हेग्सेथ वो यहूदी ही हैं, बड़ी पोजीशन होल्ड करते हैं, इस पूरे युद्ध के कर्ता धर्ता, बड़े फेस एक तरह से वो माने जाते हैं। और ये तो कुछ चुनिंदा नाम है, ऐसी बड़ी फहरिस्त है जब अलग अलग समय पर एक तरह से रहे हैं बड़ी पोजीशन पे, बराक ओबामा के टाइम पे, ब्लिंकन के टाइम पे, बुश के टाइम पे। जी नैना जी, बिल्कुल सही आपने कहा। हाँ, संख्या में वो भले ही कम, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हैं। बिजनेस पे भी उनका काफी हद तक कंट्रोल है। तो ये मैं मानता हूं ये कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। बट उन दोनों के इंटरेस्ट जो है, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, हमेशा आप देखिए अलाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन इंटरेस्ट दूसरा है और इजराइल उसको जबरदस्ती खींच के लाता है। जब ईरान ने बोला था डेथ टू इजराइल, तो वो डेथ टू अमेरिका भी बोलता था, तो वहां अमेरिकन इंटरेस्ट भी अलाइन था पहले से। इस बात को समझिए, ऐसा नहीं है कि इजराइल जबरदस्ती उसको खींच के ले गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सारे मिला जुला प्रभाव है। वहां पर जो पॉलिटिकल लॉबिंग होती है, जिस तरह से वहां फंडिंग होती है, जिस तरह से ज्यूज वहां प्रभावशाली है, जिस तरह से इनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट अलाइन करते हैं, इन सबका मिला जुला प्रभाव है कि इजराइल बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है अमेरिकन पॉलिटिक्स में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।